स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एवीसी पर। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए बुक्स आप परचेज करना चाहते हैं, जीडीएस टू एमटीएस बुक आपको मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। 2023 के पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड सिलेबस की बुक मिल जाएगी, पीएसए सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी। फिर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार एक बुक क्वेश्चन ओशन बुक जिसमें 5000 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी ये बुक रहने वाली है, क्योंकि आप जो भी टॉपिक करते हैं उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से करके जाते हैं एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू इसी बुक में से देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें सभी का सिलेबस भी कवर है, एमटीएस का, पोस्टमैन का, पीएसए का, यानी कि इनके सिलेबस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो अगर क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं या अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए बुक परचेज करना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पोस्टेज स्टैम्प्स वर स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अब जो फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प थी भारत में 1 जुलाई 1852 को जारी हुई थी, ये भी याद रखना है। Which is not correct in respect of franked articles। फ्रैंक्ड लेखों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स शैल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए मशीन फ्रैंक लेखों को अवैतनिक लेख माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी डाक वस्तु के ऊपर पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए फ्रैंकिंग इम्प्रेशन का यूज़ करेंगे तो इस तरह के आर्टिकल्स को हमेशा डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत करना चाहिए पोस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप पोस्ट करने के लिए उन्हें लेटर बॉक्स में डालते हैं तो इस तरह की डाक वस्तुओं को अनपेड माना जाएगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बेयरिंग प्रीवियस डे इम्प्रेशंस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। पिछले दिन की छाप वाले अपंजीकृत लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगी है, लेकिन जो फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगी है वो कौन सी डेट की लगी है? जिस तारीख को आप डाक वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं या तो उसके पिछले दिन की या उसकी अगली तारीख की लगी हुई है, तो इस तरह की डाक वस्तुएं एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो इसमें एक एक्सेप्शन है, वो भी आप याद रखेंगे। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी डाक वस्तु जिसके ऊपर बिल्कुल पिछली तारीख की फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगी हुई है लेकिन प्रस्तुति की तारीख की लाइसेंस डाई की इम्प्रेशन लगी हुई है तो उस डाक वस्तु को स्वीकार कर लिया जाएगा। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन मैक्सिमम 5 पोस्ट ऑफिसेस। इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन द्वारा जो भी आप आर्टिकल्स के ऊपर इम्प्रेशन लगाएंगे इस तरह की डाक वस्तुएं मैक्सिमम 2 डाकघरों में एक्सेप्ट की जाती हैं। ये 2 डाकघर कौन से होंगे? सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लाइसेंस में उनको निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। फ्रैंकिंग मशीन कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग अ वैलिड लाइसेंस फ्रॉम अ पोस्टल अथॉरिटी। अगर आप फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोस्टल अथॉरिटी से जो भी इसको लाइसेंस को प्रदान करती है उससे एक आपको वैलिड लाइसेंस प्राप्त करना है, उसी के बाद आपने फ्रैंकिंग मशीन को यूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये गलत दी हुई है, इसका सही आंसर फिर सी आ जाएगा। मशीन फ्रैंक लेखों को मैक्सिमम आप 2 डाकघरों में पोस्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। काल्पनिक डाक टिकटों का उपयोग आईपीसी इंडियन पीनल कोड की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है?
अब कोई भी व्यक्ति अगर नकली डाक टिकट बनाता है या नकली डाक टिकटों का यूज़ करता है तो ये एक क्या है, दंडनीय अपराध है, यानी कि इस अपराध के लिए सजा भी हो सकती है। और ये भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत आता है, 263A के तहत आता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which is not correct for address writing on mail addressed to defense personnel serving in the army or air force। सेना और वायु सेना में सेवारत रक्षा से कर्मियों के लिए जो मेल होती है उस पर जब पता लिखा जाता है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। It should invariably include PIN care of 56 APO और 99 APO। इसमें निश्चित रूप से पिन केयर ऑफ 56 APO या 99 APO शामिल होना चाहिए, यानी कि ऐसी डाक वस्तुएं जो आर्मी या एयरफोर्स में जो काम कर रहे रक्षा सेवा कर्मी हैं उनके लिए भेजी जाएगी। तो एड्रेस में आपके पास केयर ऑफ 56 या 99 APO लिखा जाता है और इनका पिन कोड लिखा जाता है। रैंक नेम एंड यूनिट शुड आल्सो बी रिटन, और इसमें रैंक होना चाहिए, यानी कि जिस कार्मिक के लिए, जिस रक्षा कर्मी के लिए आपने ये डाक भेजी है उसका रैंक क्या है, उसका नाम क्या है, कौन सी यूनिट में है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं। नो नीड टू राइट पोस्ट ऑफिस पिन कोड ऑफ 6 डिजिट्स। 6 अंकों का डाकघर पिन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो एड्रेस पे पिन कोड लिखा जाएगा वो 56 APO या 99 APO का लिखा जाएगा, यानी कि आर्मी पोस्ट ऑफिस का लिखा जाएगा। किसी डाकघर के पिन कोड की आवश्यकता और नहीं होती है। पोस्ट टाउन शैल बी रिटन इन दी एड्रेस, पते में पोस्ट टाउन लिखना होगा, ये इनकरेक्ट है कि जब भी आपकी ऐसी डाक वस्तुएं जो आर्मी या एयरफोर्स के रक्षा कर्मियों के लिए भेजी जानी है तो 56 APO या 99 APO के पते पर बिना किसी पोस्ट टाउन का नाम जोड़े भेजी जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडायरेक्शन। पुनर्निर्देशन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। अ पोस्टल आर्टिकल हैज वंस बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी, इट विल नॉट बी रिडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर। जब भी कोई डाक वस्तु उसके प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत कर दी जाती है तो उस डाक वस्तु को उस प्राप्तकर्ता के किसी अन्य पते पर रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, पुनर्निर्देशित नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए वितरण के लिए आपके पास एक डाक वस्तु आती है, आप उस डाक वस्तु को प्राप्तकर्ता के पास लेकर जाते हैं, यानी कि आपने प्राप्तकर्ता को एक बार वो डाक वस्तु प्रस्तुत कर दी। अब आप उस डाक वस्तु को उस प्राप्तकर्ता के किसी अन्य पते पर कभी भी रिडायरेक्ट नहीं करेंगे। अ पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रिडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट। पारगमन के दौरान, यानी कि जब आपने डाक वस्तु भेज दी और वो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन तक अभी तक नहीं पहुंची है तो रास्ते में ना तो उस डाक वस्तु को रोका जाएगा और ना ही उसको पुनर्निर्देशित किया जाएगा, रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो पारगमन क्या हो जाएगा, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से जब आप उसको भेज देते हैं जब तक वो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचती, उसके बीच में जो ये आर्टिकल की यात्रा रहती है उसके दौरान ना तो आप उस डाक वस्तु को रोक सकते हैं ना ही रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अ पार्सल कैन ओनली बी रिडायरेक्टेड आफ्टर पेइंग रिडायरेक्शन फीस इवन इफ द न्यू एड्रेस इज इन द सेम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस एरिया। अब दूसरी बात बोलिए कि एक मान लीजिए पार्सल है, इसके लिए आपको रिडायरेक्शन फीस देनी पड़ेगी चाहे नया एड्रेस जो है सेम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस एरिया के भीतर ही क्यों ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जब भी पार्सल की रिडायरेक्शन की जाती है तो उसके लिए आपको रिडायरेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं, हाफ दी प्रीपेड रेट। लेकिन वहाँ पे ये कंडीशन होती है कि जो आपकी रिडायरेक्शन है वो सेम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस एरिया के भीतर ना की जाए, तभी आपको रिडायरेक्शन चार्जेस देने होते हैं। लेकिन अगर सेम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस एरिया है, यानी कि मान लीजिए आपने एक आर्टिकल भेजा, एक एसओ है, ठीक है, उसके 2 ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं, पहले आपका आर्टिकल एक ब्रांच के लिए आया लेकिन वहाँ पे एड्रेस ही नहीं रहता, वो दूसरी ब्रांच में रहता है, तो क्या हुआ, आपने इसको रिडायरेक्ट कर लिया दूसरी ब्रांच के लिए, तो दूसरी ब्रांच भी उस सेम पोस्ट ऑफिस एरिया में आ रही है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रिडायरेक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये वाली गलत हो जाएगी। No redirection fees will be charged on inland parcels addressed to troops when such parcels are redirected within India।
सैनिकों को जो अंतर्देशीय पार्सल भेजे जाते हैं भारत के भीतर, जब वो रिडायरेक्ट किए जाते हैं तो उसके लिए रिडायरेक्शन फीस नहीं लगती है। तो ये भी करेक्ट है। आपके पास इनकरेक्ट कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो जब भी सेम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस एरिया के भीतर पार्सल की रिडायरेक्शन की जाएगी तो उसके लिए रिडायरेक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। आगे चलते हैं। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट क्लास मेल। प्रथम श्रेणी मेल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो टोटल जो है 10 प्रकार की डाक वस्तुएं होती हैं, या आप कह सकते हैं कि डाक वस्तुओं की 10 श्रेणियां हैं। 10 श्रेणियों में से पहली 3 श्रेणियां आपकी फर्स्ट क्लास मेल में प्रथम श्रेणी की डाक में आती हैं। बाकी जो 7 बच जाती हैं द्वितीय श्रेणी की डाक में उनको माना जाता है। अब जो फर्स्ट क्लास मेल है उसमें 3 तरह के आर्टिकल्स कौन से हैं? एक पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, दूसरे लेटर्स, और तीसरे इनलैंड लेटर कार्ड या लेटर कार्ड आ जाएंगे। इसका मतलब जो सैंपल पैकेट है ये द्वितीय श्रेणी की डाक में आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। A letter should not weigh more than, एक पत्र का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। एक पत्र का वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Which is not correct about transmission of blind literature packets, अंध साहित्य पैकेटों के प्रसारण के बारे में कौन सा सही नहीं है? Exempted from पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। जब भी आप क्या करते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजते हैं बहुत सारे चार्जेस में आपको छूट दी जाती है। उसमें सबसे पहले चार्जेस होते हैं पोस्टेज चार्जेस। पोस्टेज चार्जेस क्या होते हैं? जो किसी भी डाक वस्तु को पोस्ट करने के लिए उसके वजन के अनुसार या उसके डिस्टेंस के अनुसार लिए जाते हैं, पोस्टेज चार्जेस होते हैं। तो ब्लाइंड लिटरेचर जो पैकेट होता है उसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। फिर रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का पंजीकरण करना चाहते हैं तो पंजीकरण शुल्क भी आपसे नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है फीस फॉर एक्नॉलेजमेंट से भी आपको छूट दी जाती है, यानी कि पावती अगर साथ में आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स विल बी गिवन एयरलिफ्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जो आपका पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है उसको केवल सरफेस रूट के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। अगर उसको हवाई मार्ग के माध्यम से आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो एयर सरचार्जेस आपको देने होंगे। और कितने एयर सरचार्जेस देने होंगे? जितने कि आपके पैकेट्स के ऊपर लगते हैं। आपकी जो पैकेट सर्विस होती है बुक पैकेट सर्विस, उस बुक पैकेट में जो चार्जेस हैं एयरलिफ्ट के लिए वही सेम आपको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए देने पड़ेंगे। तो आपका जो पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है उसका ट्रांसमिशन सतह मार्ग के माध्यम से किया जाता है। अगर एयरलिफ्ट आप उसको करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एयर सरचार्जेस आपको देने होंगे। कितने देने होंगे? जितने बुक पैकेट्स के ऊपर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपनड विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ रुपीज़। एक घरेलू डाक टिकट जमा खाता न्यूनतम कितने रुपए की जमा राशि के साथ खोला जा सकता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 200 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ आप फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आर्टिकल्स फॉलिंग अंडर द पोस्ट रेस्टेंट कैन बी केप्ट इन अ पोस्ट ऑफिस अप टू अ पीरियड ऑफ। पोस्ट रेस्टेंट के अंतर्गत आने वाले लेखों को डाक घर में कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। जब भी किसी डाक वस्तु को पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जाता है, जिस डाक घर के लिए उसे भेजा गया है उस डाक घर में उसको मैक्सिमम 1 महीने के लिए रोक कर रखा जा सकता है। अगर वैल्यू पेएबल आर्टिकल हो तो 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी ट्रैवलर या कोई भी स्ट्रेंजर मैक्सिमम कितने समय तक पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी का यूज़ कर सकता है, तब आपने याद रखना 3 महीने तक। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। कौन सा देश एशियाई प्रशांत डाक संघ का सदस्य नहीं है? तो इसमें आपके पास देखिए ये सभी मेंबर हैं। तो ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है। लेकिन आपको जितने भी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में देश हैं, इसके जितने भी मेंबर हैं, उन सभी को याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
इन द फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट इज रेफर्ड टू। विदेशी डाक में लेटर पोस्ट शब्द में क्या शामिल है? तो जो फॉरेन पोस्ट में आपके आर्टिकल्स हैं ब्रॉडली मोटे तौर पर उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है, एक लेटर पोस्ट, दूसरी है पार्सल पोस्ट। अब लेटर पोस्ट में क्या क्या आ जाता है? लेटर्स भी आ जाते हैं, इसमें लिटरेचर फॉर ब्लाइंड भी आ जाता है, प्रिंटेड पेपर भी आ जाता है, पोस्ट कार्ड भी आ जाएगा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी आ जाएगा, एरोग्राम भी आ जाएगा, स्मॉल पैकेट भी आ जाएगा। ये सभी किस टर्म में आते हैं? लेटर पोस्ट टर्म में आ जाते हैं। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। In which category of foreign articles there is compulsory insurance for full value? विदेशी डाक वस्तुओं की किस श्रेणी में पूर्ण मूल्य के लिए बीमा अनिवार्य होता है? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? कॉइन, बुलियन, प्लैटिनम। तो जब भी आप इस तरह की कोई वस्तु किसी भी डाक के माध्यम से भेजेंगे तो उसके लिए आपको अनिवार्य रूप से उसका बीमा करना होगा। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास 13th की करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विद विच कंट्री पार्सल एक्सचेंज इज नॉट अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट? किस देश के साथ पार्सल विनिमय द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? अब ऐसे देश जिनके साथ हम पार्सल का आदान प्रदान द्विपक्षीय व्यवस्था या बायलैटरल अरेंजमेंट के माध्यम से करते हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो उसमें आपके पास सबसे पहले आ जाएगा बांग्लादेश, भूटान, फिर कनाडा, नेपाल, यूएसए, साउथ अफ्रीका। ये सारे देश आपने याद करने हैं। इन सभी के साथ जो पार्सल का आदान प्रदान किया जाता है बायलैटरल अरेंजमेंट या बायलैटरल एग्रीमेंट्स के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के साथ नहीं किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट फॉर अनइंश्योर्ड पार्सल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट। अबीमाकृत पार्सल की पावती सभी देशों से प्राप्त की जाती है सिवाय किस देश के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा फिलीपींस से। तो आप क्या कर सकते हैं? अनइंश्योर्ड पार्सल अगर भेजते हैं तो उसकी पावती आप सभी देशों से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, ग्रेट ब्रिटेन से नहीं कर सकते, नॉर्थर्न आयरलैंड से नहीं कर सकते, आयरलैंड से नहीं कर सकते। क्वेश्चन में जो पूछा गया फिलीपींस, यहाँ से भी नहीं होती है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कनाडा, इन सभी देशों से आप अनइंश्योर्ड पार्सल की पावती प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू? यूपीयू की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? तो 16th की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? 17th की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, बैंकॉक, थाईलैंड में। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ष 2002 से बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित है। Can the official postal articles of a country be posted without affixing stamps to another country? क्या किसी देश के आधिकारिक डाक लेख किसी दूसरे देश में बिना टिकट लगाए पोस्ट किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, नहीं किए जा सकते। पोस्टेज स्टैम्प्स एज पर नॉर्मल पोस्टेज चार्जेस शैल बी अफिक्स्ड। सामान्य डाक शुल्क के अनुसार आप इसके ऊपर डाक टिकट लगाएंगे तभी ये दूसरे देश में भेजे जाएंगे। बट इज द मैक्सिमम वेट इन ग्राम्स ऑफ लेटर सेंट अब्रोड? विदेशों को भेजे जाने वाले पत्रों का ग्राम में अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी वीडियोस में ये बात आई कि आपके जो लेटर्स होते हैं, चाहे हम इनलैंड की बात करें चाहे फॉरेन पोस्ट की बात करें, वेट लिमिट सेम रहती है 2 kg। तो कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम्स हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। A packet of literature for the blind can be sent to foreign country with a maximum weight of? अधिकतम कितने वजन का अंध साहित्य पैकेट विदेश भेजा जा सकता है? तो अंध साहित्य पैकेट के लिए भी वेट लिमिट इनलैंड पोस्ट में और फॉरेन पोस्ट में सेम रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, 7 किलोग्राम। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSI इन कनेक्शन विद ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज? शाखा डाकघर के संबंध में
RSI का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो जो शाखा डाकघर होते हैं उनके संबंध में RSI की फुल फॉर्म क्या होती है? रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर होती है। आगे चलते हैं। CIS इज रिलेटेड टू, CIS का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा, PLI RPLI से। CIS की फुल फॉर्म क्या होती है? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन होती है। तो कोर इंश्योरेंस का क्या मतलब हो जाएगा? PLI RPLI हो जाएगा। तो बेटर सर्विसेज देने के लिए RPLI और PLI की कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन, जिसे कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन कहा जाता है, वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाई, पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इंडिया पोस्ट का पहला एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इसको CEPT मैसूर के द्वारा डेवलप किया गया था। करेक्ट आंसर 23 का ए आ जाएगा। डिजास्टर रिकवरी सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ बीन पावर्ड ऑन एट मैसूर सिंस ईयर। डाक विभाग का आपदा रिकवरी केंद्र किस वर्ष से मैसूर में चालू है? 24 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। फुल डेट की बात करें तो 15 मई 2015 से वहाँ पर कार्यरत है। वहीं पे बात करें डाटा सेंटर की, डाटा सेंटर मुंबई में कार्यरत है 3 अप्रैल 2013 से। दोनों याद रखने हैं। The IT modernization project of Department of Post was approved by the Government of India in, डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना को भारत सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, नवंबर 2012 में दी गई थी। इन कनेक्शन विद ब्रांच पोस्ट ऑफिस दर्पण स्टैंड्स फॉर, शाखा डाकघरों के संबंध में दर्पण का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के संबंध में दर्पण की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, विद स्पेलिंग आप इसको याद करेंगे। Computers, hardware and peripherals have been supplied to mail offices and smartphones to postman staff under, किसके तहत मेल कार्यालयों को कंप्यूटर, हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों की और पोस्टमैन कर्मचारियों को स्मार्टफोन की आपूर्ति की गई है? 27 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? डी आ जाएगी। MOH प्रोजेक्ट के तहत, मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर के तहत ये सारी चीज़ें की गई। क्या किया गया? जो मेल कार्यालय हैं उनको कंप्यूटर वगैरह हार्डवेयर और साथ में जो डाकिया कर्मचारी हैं उनको स्मार्टफोन जैसी चीज़ों की आपूर्ति की गई। POSB customers have been provided with facility of mobile banking from, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं कब से प्रदान की गई हैं? 28 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। फुल डेट की बात करें 15 अक्टूबर 2019 से। इंटरनेट बैंकिंग भी आप याद रखेंगे 14 दिसंबर 2018 से। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू CSI, कौन सा CSI से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले CRM दे रखा है, फुल फॉर्म इसकी आपको आनी चाहिए। तो ये क्या होता है? सैप बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद हम बात करें कोर सिस्टम इंटीग्रेटर सेगमेंट, जो है इसमें एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ERP भी आपका किस में आ जाएगा? सैप किस में होता है? आपका CSI में, तो ये भी इसमें आ जाएगा। इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम भी CSI में आता है। लेकिन RH क्या है? ये एक अलग सेगमेंट है IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2011 का, रूरल हार्डवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। Trainings, workshops to prepare all the employees of the Department of Post, including GDS, to enable them to function effectively in IT environment, were conducted under which segment of IT modernization project? GDS सहित डाक विभाग के सभी कर्मचारियों को IT वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं IT आधुनिकीकरण परियोजना के किस खंड के तहत आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। तो क्या किया गया? चेंज मैनेजमेंट में
ट्रेनिंग दी गई, कार्यशालाएं आयोजित की गई। क्यों की गई? ताकि जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूडिंग जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, वो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी ढंग से अच्छे से कार्य कर सकें नए वातावरण में। नया वातावरण क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो भी चेंजेस होंगी, उन चेंजेस के बावजूद वो अच्छे से काम कर सकें, इसके लिए क्या प्रोजेक्ट था? चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था। Which of the following service is not offered through India Post? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा भारतीय डाक के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है? तो जन सुरक्षा स्कीम्स दी जाती हैं, म्यूचुअल फंड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस है, किस में यूज़ की जाती है? MIS में की जाती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस खाते का मिनी स्टेटमेंट DOP की ई पासबुक सुविधा के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है? तो मिनी स्टेटमेंट ऑफ विच अकाउंट कैन नॉट बी व्यूड थ्रू ई पासबुक फीचर ऑफ DOP? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाए? आप सेविंग का देख सकते हैं, आप RD का नहीं देख सकते, PPF का देख सकते हैं, और सुकन्या समृद्धि का भी देख सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने बुक परचेज़ किया है तो हो सकता है उसमें इसका आंसर गलत लगाया गया हो, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। 32 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी आपके पास वो बी होगी। रिकरिंग डिपॉजिट की मिनी स्टेटमेंट आप DOP की ई पासबुक सुविधा के माध्यम से नहीं देख सकते। Which of the following items can be transmitted by post? निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तुएं डाक के माध्यम से प्रेषित की जा सकती हैं? तो फर्स्ट है आपके पास ह्यूमन एंड अदर विसेरा, मानव और अन्य आंत। ठीक है, तो मानव अंग भी डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। प्ले कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, प्ले कल्चर और एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन को भी डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम को, क्षय रोग थूक को भी डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। ये सारी चीज़ें डाक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। भेजने के लिए क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से पैकिंग की जाती है, और साथ में किससे आपको सर्टिफिकेट चाहिए या किसकी परमिशन चाहिए, वो आपने थ्योरी से ज़रूर अच्छे से कर लेना है। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर स्पीड पोस्ट सर्विस, स्पीड पोस्ट सेवा के लिए कौन सा सही नहीं है? SMS बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, फ्री पिकअप, कंपनसेशन फॉर डिले और लॉस, इंश्योरेंस। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। SMS बेस्ड ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं होता है, इंटरनेट बेस्ड ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसमें फ्री पिकअप फैसिलिटी मिलती है। अगर आपका स्पीड पोस्ट आर्टिकल पहुंचने में उसके देरी होती है या उसको कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल जाती है आपको 1 लाख रुपए तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। Compensation to be paid in respect of international parcels booked in post offices in India in case of loss or total theft or total damages. भारत के डाकघरों में बुक किए गए अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के नुकसान, कुल चोरी, कुल क्षति के मामले में भुगतान किया जाने वाला मुआवजा क्या है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा 40 SDR। तो इसके लिए आपने फुल जो है वो याद रख लेना है। अगर आपका आर्टिकल इंटरनेशनल पार्सल है तो उसके लिए जो मुआवजा दिया जाता है आपको 40 SDR दिया जाता है पर पार्सल, प्लस 4.50 SDR पर kg के हिसाब से दिया जाता है, या फिर जो भी वैल्यू होती है सामग्री की, दोनों में से देखा जाएगा जो भी कम होगा। क्या दिया जाएगा? या तो 40 SDR प्लस 4.50 SDR पर kg, या देखा जाएगा जो भी सामग्री की मूल्य था या वैल्यू थी उसके अनुसार। दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। मैक्सिमम 130 SDR प्लस जो भी पोस्टेज पेड आपने किया है वो आपको मुआवजे के रूप में दिया जा सकता है। माई स्टैम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग, माई स्टैम्प को पहली बार भारत में कब पेश किया गया था? तो विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी इंडिपेक्स 2011 के दौरान, ठीक है, वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2011 के दौरान पेश किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In which year PLI extended insurance cover to female employees of the erstwhile P&T department? P&T क्या हो जाएगा? पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। जैसा आपको पता है पहले दोनों ये डिपार्टमेंट एक साथ हुआ करते थे, बाद में ये सेपरेट हुए। तो किस वर्ष में PLI ने पूर्ववर्ती पोस्टल और टेलीग्राफ विभाग की महिला कर्मचारियों को बीमा कवर प्रदान किया? 37 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। 1894 में किया।
2-3 डेट्स आपको जो याद रखनी है, PLI की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 1884 में हुई। फिर उसके बाद क्या किया गया? इसको एक्सटेंड किया गया। अब जब इसकी शुरुआत हुई, ये केवल मेल एम्प्लॉयज़ थे जो पोस्टल डिपार्टमेंट के, उसके लिए इनकी शुरुआत हुई 1884 में। फिर उसके बाद बात करें 1888 में क्या हुआ? जो आपके टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के मेल एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए भी इस फैसिलिटी को या इस PLI को बढ़ाया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया? 1894 में जो पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की फीमेल एम्प्लॉयज़ थी उनके लिए भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को एक्सटेंड किया गया। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो इसमें 3 डेट्स आपने याद रखनी है। विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी? बाल जीवन बीमा के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल। 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पात्र हैं। इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 से 20 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सरेंडर फैसिलिटी इसमें नहीं होती, लोन फैसिलिटी इसमें नहीं होती। पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज। पॉलिसी होल्डर कौन रहेगा? बच्चा जो भी है जिसके लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हैं उसके माता पिता। तो जो मेन पॉलिसी होल्डर रहेगा उसके माता या उसके पिता, उनकी आयु 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम वो अपने 2 बच्चों के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। COD फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर विच मेल सर्विस? COD सुविधा किस मेल सेवा के लिए उपलब्ध है? 39 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? एक्सप्रेस पार्सल के लिए भी है, स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल के लिए भी है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Bulk customer providing rupees worth of speed post business in calendar month at a speed post booking office may avail BNPL facility। स्पीड पोस्ट बुकिंग कार्यालय में एक कैलेंडर माह में कितने रुपए मूल्य का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करने वाले थोक ग्राहक BNPL सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? तो इसमें भी आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले वल्क कस्टमर किसे कहा जाता है? तो वल्क कस्टमर किसी ऐसे कस्टमर को कहा जाएगा जो एक कैलेंडर माह में 10,000 रुपये का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करेगा और उसको BNPL फैसिलिटी दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 40th का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 10,000 रुपये। दूसरी बात, अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट जो है वो 50,000 1 रुपये से शुरू होता है, आगे इसके डिस्काउंट दिया जाता है। इससे कम अगर आपका मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस है तो डिस्काउंट आपको नहीं दिया जाएगा। When several articles posted in different post offices and addressed to person residing within the beat of same postman miscarry, the responsibility for the loss of such articles must ordinarily be। विभिन्न डाकघरों में पोस्ट की गई कई डाक वस्तुएं जिन्हें एक ही डाकिया की गश्त के भीतर रहने वाले व्यक्ति को संबोधित किया हो, तो ऐसी डाक वस्तुओं के नुकसान के लिए जिम्मेदारी सामान्य रूप से किसकी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर इसका आपके पास बी आ जाएगा, डिवाइडेड बिटवीन पोस्टमैन एंड डिलीवरी क्लर्क। तो पोस्टमैन और डिलीवरी क्लर्क के बीच में ये जिम्मेदारी बांटी जाती है। On the 1st of each month, statistical memorandum should be prepared by the money order, registration and parcel clerks in the prescribed forum। प्रत्येक माह की पहली तारीख को मनी ऑर्डर, पंजीकरण और पार्सल जो क्लर्क होते हैं उनके द्वारा किस प्रपत्र पर आपका ये जो मेमोरेंडम होता है, स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम होता है, इसको तैयार किया जाता है। 42 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी आ जाएगी, MS14A के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं, व्हाट इज फॉर्म PA3? प्रपत्र PA3 क्या है? 43 की आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, SO स्लिप को PA3 कहा जाता है। In a sub office with a single assistant where difficulty is experienced in connection with the joint custody of cash and valuables, which authority may exempt the assistant from joint custody after office hours? एक एकल सहायक वाले जो उप कार्यालय होते हैं जहाँ नकदी और कीमती सामान की संयुक्त हिरासत के संबंध में कठिनाई का अनुभव होता है, कौन सा प्राधिकारी सहायक को कार्यालय समय के बाद संयुक्त हिरासत से छूट दे सकता है? 44 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी, हेड ऑफ डिवीजन या मंडल प्रमुख यानी कि सुपरिटेंडेंट दे सकता है।
बट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन अक्रॉस द कंट्री, देश भर में केवल आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, कहीं पर भी कर लें। इंटरेस्ट अर्नड इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्स फ्री होता है। कैन बी ओपन और क्लोज्ड थ्रू डीओपी इंटरनेट बैंकिंग, आप डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाता खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिपॉजिट क्वालिफाइज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। बट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ वर्क पेपर्स ऑफ आरएमएस ऑफिसेज एंड सेक्शंस, आरएमएस कार्यालयों एवं अनुभागों के कार्यपत्रों की संरक्षण अवधि क्या है? 18 महीनों के लिए इन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो इन आरएमएस इज, आरएमएस में पोर्टफोलियो का क्या अर्थ होता है? तो पोर्टफोलियो जो वो किसको दिया जाता है? अनुभाग के प्रत्येक सेट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि वो आवश्यक वस्तुएं इसमें रख सकें। तो अ बॉक्स कंटेनिंग वर्क रिलेटेड आइटम्स, एक बक्सा होता है जिसमें काम से संबंधित वस्तुएं रखी होती हैं। बट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ मेल बैग्स, मेल बैग के बारे में कौन सा सही नहीं है? मेल बैग्स में कंटेन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, मेल बैग में पंजीकृत और अपंजीकृत लेख हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेल बैग ड्यू बैग होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मेल बैग्स में कंटेन आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज टू बी रियलाइज्ड, मेल बैग में ऐसी डाक वस्तुएं भी हो सकती हैं जिन पर सीमा शुल्क वसूला जाना हो, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आ जाएगा, ये नहीं होती हैं। Mail bags exchanged between a cash office and sub office which it finances will also contain inside the registered bag, कैश ऑफिस यानी कि नकद कार्यालय और उप कार्यालय के बीच में जो मेल बैग का आदान प्रदान किया जाता है जिसे वह वित्त पोषित करता है, यानी कि कैश ऑफिस क्या करता है, जब सब ऑफिस को कैश भेजता है तो मेल बैग के अंदर रजिस्टर्ड बैग होगा, उस रजिस्टर्ड बैग के अंदर क्या होगा, कैश बैग होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। AMPC मीन्स, AMPC की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं। पोस्टल स्टैम्प्स वर स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत में डाक टिकटों की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो डीओपी में भी ये क्वेश्चन आया है, लॉर्ड डलहौजी के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, हु सेड दिस, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? 52 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 आर्मीज ऑफ द कंट्री, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर 54 का डी आ जाएगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़। लेकिन एग्जाम से पहले इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर गूगल करके जाना है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, तो एग्जाम से पहले अगर चेंज हो जाए और पुराना आप याद करके जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपने इसके लिए सतर्क रहना है। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? 55 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए आ जाएगी, USA के संविधान से। भाई इस वंदे भारत इन न्यूज़, वंदे भारत क्यों चर्चा में है? 56 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी आ जाएगी, बीइंग द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, तो वंदे भारत जो है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। वेयर इज सरिस्का बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? 57 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी आ जाएगी, सरिस्का बर्ड सेंचुरी राजस्थान में स्थित है।
मैच दी फॉलोइंग। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, कौन सा रेवोल्यूशन है? ग्रीन रेवोल्यूशन है। आगे चलते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो है किससे आ जाएगी? तो इसको आपने याद रखना है, ये ग्रे रेवोल्यूशन है, यहाँ पे नहीं दिया है तो इसमें आप इसको करेक्ट कर दीजिए। फिश प्रोडक्शन की बात करें, ब्लू रेवोल्यूशन है, लेकिन इसको आपने ध्यान रखना, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो है कौन सी रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई है? तो इसमें आपने ध्यान रखना है ग्रे रेवोल्यूशन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर 58 का आएगा वो बी आ जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक। एथिक्स डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ। एथिक्स किसकी शुद्धता से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आचरण या कंडक्ट की शुद्धता से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, अ मोटिव इज मेंटल प्रोसेस। हम एक मकसद जो है कैसी मानसिक प्रक्रिया होता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा कॉन्शियस, ठीक है, सचेत मानसिक प्रक्रिया होती है। तो ये था आपके पास उत्तर प्रदेश सर्कल का PSC 2023 का क्वेश्चन पेपर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पढ़ाए हुए में से ना आया हो। तो अपने अच्छे से अगर तैयारी करनी है और क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। और साथ में अगर आपको बुक्स चाहिए तब बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको हमें मैसेज करना है। मैसेज करके आपको डिटेल हम शेयर करेंगे। धन्यवाद।